पढ़ेंगे अध्याय 2 पॉलिटी की पुस्तक छठी कक्षा से विविधता एवं भेदभाव। तो पिछला कक्षा हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग दूसरी कक्षा पढ़ेंगे। अन्य विषयों की भी एनसीईआरटी की पुस्तक आपको लाइन बाय लाइन इसी चैनल पे पढ़ाई गई है और जो समझने वाली कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जिन भाइयों को बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा या अन्य किसी एग्ज़ाम में टीचर वाले, नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, कहीं भी अगर ये सिलेबस में है पॉलिटी, तो आप इसे अच्छे कंसेप्ट के साथ यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए विविधता एवं भेदभाव। जो दोस्तों को अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं ऐसा, लेकिन अब लगता है कि बोलना पड़ेगा, नहीं तो आदमी मोटिवेट नहीं हो पाता है कि क्यों नहीं वीडियो ये चल पा रहा है। अगर थोड़ा भी लगे कि फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा था। पिछला जो लेसन था हम लोग विविधता के विषय में पढ़े थे। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं और क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। ये बातें हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े थे। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़ा पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब लगते हैं और हम अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से माने पूर्वाग्रह को किस तरीके से समझ सकते हैं, इस एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि कुछ कथन दिए रहेंगे, आपको उस पर अपने पूर्वाग्रह से आप बिल्कुल उसी तरीके से टिक करेंगे जो पहले से आपको अवधारणा या परसेप्शन जो बना हुआ है। तो कुछ कथन, जिस कथन से आप सहमत हैं उन कथन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? तो ये क्रियाकलाप है। ग्रामीण लोग, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं।
गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। इसमें टिक करना है कि किस बात से आप सहमत हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये क्या है? पूर्वाग्रह है। शहरी लोगों का जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए होते हैं और आलसी होते हैं। ये परसेप्शन की बात हो रही है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं और लोगों की चिंता नहीं करते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। तो इसमें टिक करना है कि किस बातों से आप सहमत हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वाले लोगों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे क्या पूर्वाग्रह का रूप वो ले लेती है। ज़्यादातर यह नकारात्मक होती है। जैसे कि कथन में दिया गया है, लोग आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। और पूर्वाग्रह ज़्यादातर समय में आपको नकारात्मक देखने को मिलेगी। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने में कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरीका से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम दो सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से आते हैं, ये पूर्वाग्रही हो सकते हैं। किस किस मामलों में? लोगों के धार्मिक विश्वास के मामले में, उनकी चमड़ी के रंग के बारे में, यानी गोरा, काला, सांवरा, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, यानी ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ये साउथ के है, ये उत्तर भारत के हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। यानी कपड़ों के पहनावा के लेके भी आदमी पूर्वाग्रही हो सकता है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमें पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। जैसे किसी आदमी के लेकर पहले से हमें पूर्वाग्रह है कि ये नॉर्थ ईस्ट से है, तो ये साउथ से है, तो ये उत्तर भारत से है, या विभिन्न किसी भी स्थान से हो, इसका रंग काला है, ये गोरा है, ये इस तरीके का कपड़ा पहनता है। ये जब हम लोग पूर्वाग्रह रखते हैं तो क्या होता है, हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता है, जिससे उनको दुख होता है। अब हम लोग देखेंगे लड़के एवं लड़कियां में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपके दिमाग से आपसे कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। मैंने कुछ लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। अलग अलग शारीरिक बनावट के विषय में ये बताया जा रहा है। यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने मैक्सिमम लोग आपको कहेंगे कि ये तो समान ऐसे ही अंतर है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें सच्चाई क्या है। मैंने ये बात जो बताई गई है ये सच्चे नहीं है। आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। नीचे एक क्रियाकलाप के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वह बहुत ही सुशील है। किसके लिए कहा जा सकता है ये सब? आप अपने से कल्पना कीजिए। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शरारती है, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण है, वे खाना पकाने में निपुण है और वे भावुक है। ये शब्द है और इसमें से चुनना है कि कौन सा शब्द किसके लिए सामान्यतः प्रयोग की जाती है जो सही नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा
वो खाना पकाने में निपुण है, ये आपको लड़की के लिए देखने को मिलेगा। वे भावुक होते हैं, लड़की के लिए आपको सामान्यतः आपको ये चीज़, वह बहुत सुशील है, ये शब्द आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इसको छांटना है, लिखना है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मैं कभी उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी हो जाता हूँ, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं। ये दिव्यांग है जिनको ये बातें अपने आप के बारे में ये बता रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। खास ज़रूरत वाले बच्चे उनको कहा जाता है। उनके बारे में लोगों की पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उसकी अपनी भावनाएं और विचार दिए गए। ये क्या है? उनकी अपनी भावनाएं एवं विचार हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए कि उन्हें क्या क्या कह के मजाक उड़ाया जाता है, ऐसा क्यों है, इस पर चर्चा करना है। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उसके लिए अलग से स्कूल होना चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क देना है। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वे रोते नहीं हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो लोग कह कर के उसको रोने नहीं देते हैं। लड़का का यह मानता है कि रोना कमजोरी का निशानी है। हालांकि लड़कों एवं लड़कियों दोनों का कभी न कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने के साथ लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि वह दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसे मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। वे कोमल एवं मृदुभाषी स्वभाव का है, वे बहुत सुशील है। ऐसे कथन को लेकर चर्चा कीजिए कि क्या ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू हो जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से होती ही हैं? क्या वे ऐसा व्यवहार समाज में सीखता है? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृदु स्वभाव के नहीं होते हैं और शरारती होते हैं? हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसा होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। कौन सा? जो ये छवि है, इसी रूप में हम लोग की धारणा बन जाती है कि इसी रूप से देखना चाहते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बनाना, ये क्या है? ये रूढ़िवादी ही धारणाएं हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते रहते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बनी हुई है, धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों का समूह वैसे है। पूरे समूह के बारे में ऐसा राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखा और एक अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक लेता है। जैसे आप अगर किसी के बारे में पहले से परसेप्शन या धारणा बना लेंगे कि ये आदमी इस तरीके से है, तो फिर आपको उसके अन्य खूबियाँ और अन्य चीज़ें आपको नहीं दिखेंगे। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति अपने आप में कुछ खास गुण और अन्य क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग करता है। जब कोई धारणा बना लेते हैं तो उसके खास गुण और क्षमताएं को
हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देता है। माने जो धारणा लड़कियों के प्रति परसेप्शन बना रहता है कि लड़की ऐसी होती है, तो अब सबको हम लोग उसी नज़र में देखना चाहते हैं। अगर हम लोग वैसे नहीं देख पाते हैं तो क्या करते हैं, उसको अलग अलग मान के उससे अलग थलग छोड़ देते हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियों का नहीं कर सकती, इस धारणा का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव हम लोग देखेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब देखिए आपको असमानता और भेदभाव किस तरीके से समझाया जा रहा है। जब हम लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उसको आधार बना के अगर व्यवहार करते हैं तो वो क्या है, असमानता एवं भेदभाव है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी खास मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुआं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, या दूसरे के इस्तेमाल किए जा सकने वाले कप गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई धारणाओं के कारण हो सकता है। माने ये भेदभाव जो है, पूर्वाग्रह और धारणा जो है कई तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनके धर्म अलग थे। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। अलग अलग धार्मिक समूह के, जैसे पिछली कक्षाओं में हम लोग समीर के बारे में, समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़े थे। धर्म जो है, अलग अलग धर्म होना एक विविधता का पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बनाया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं एवं रिवाजों, माने भिन्न प्रथाओं एवं रिवाजों को निम्न कोटि मानते हैं। जब सामने वालों को निम्न कोटि मानते हैं, उनके प्रथाओं को, उनके रिवाजों को, तो इस तरीके से उनको ट्रीट करने लगते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। अब हम लोग प्रथाओं के साथ साथ एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी है जो भेदभाव का कारण बनता है। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू है, ये विविधता का पहलू नहीं है। जैसे गरीबी जो है ये असमानता का पहलू है, ये विविधता का पहलू नहीं है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर के मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन एवं पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों एवं स्कूल आदि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ हम लोग देखे हैं प्रथाओं एवं रिवाजों के कारण, और दूसरा कारण हम लोग को आर्थिक कारण। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि इन दोनों कारणों से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आर्थिक कारण भी हो सकता है और उनके प्रथाओं के कारण भी हो सकता है उनके साथ भेदभाव। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब है और उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों में रहने वाले को करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जातियों के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब उन्हें दबाया गया या कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित वर्ग में रखती है। रूढ़िवादी धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है?
भारत के एक महान नेता भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वह केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हैं, तो हमने बताया कि हम कोरेगांव जाना था और हमारे पिताजी या उनके नौकर आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचना है। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूत के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। वो हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम धक्का लगा और वे भौचक रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ और हमें देख लिया कि यह अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं और न ही उनके नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। अन्य कहानी कहाँ है? इसमें इतना ही कहानी था ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956, मैंने उनका जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में, भारतीय संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो खुद वे करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित को अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहन किया। दलितों ने अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि वह जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलित को मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। अंबेडकर उनका नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको सम्मान की निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति व्यवस्था के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो और न कि कुछ ही लोगों की। अंबेडकर जी वाली जो कहानी थी उसमें से कुछ पार्ट नीचे ही बच गया था। यात्रा शुरू में जो खुशी और उत्साह थे उसकी भावना थी कि उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। कि जिस यात्रा को खुशी से उत्साह से शुरू किए थे वो स्टेशन मास्टर के जो व्यवहार किया उससे ये आहत है, उदासी ने ले ली। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने जो जवाब दिया कि हम महार है उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग के सवारी को ले जाने को अपने आप को गंदा करने और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोलतोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये अंबेडकर जी ने
बातें अपने बताए कि क्या कैसे उनके साथ भेदभाव हुआ था। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाले उन्हें ले जाने से मना क्यों कर दिया। जब अंबेडकर जी पैसा देने के लिए तैयार थे तो गाड़ी वालों ने क्यों मना किया, इस तो समझ ही सकते हैं। स्टेशन पर लोगों ने अंबेडकर और उसके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। महार होने का पता चलने के बाद स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रियाएं हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या आपको कभी उनके प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या अपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है, उससे आपको कैसा महसूस हुआ है। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए, या कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहते हैं, आपको छूने से मना करें, तो आपको पानी न पीने दे, तो आपको कैसा लगेगा। ये महसूस करने वाली बातें हैं। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता का व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरत, जनजाति लोगों और किसान ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, कौन कौन, दलित, औरत, जनजाति और किसान जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले ही बात हुई थी, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने जमींदारों और उसकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा पाने और दिलाने के लिए संघर्ष किया। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं। अन्य तरीकों पर चर्चा कीजिए और खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। यानी जो पहले विकलांग कहा जाता था अब खास ज़रूरत वाले लोग कहा जाता है, उनके साथ भी किस तरीके से भेदभाव करना है उसको रिलेट करना है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों को उनके खिलाफ किस तरीके का संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे जैसे अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए और समानता को एक अहम मूल की तरह माना गया है जो सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराधी की तरह देखा जाता है और उसे कानूनी रूप से इसे खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है और नौकरियों सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेवारी डाली कि गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की उसे मूल्यवान मानना और समानता को सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी भाषा बोलने और अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से अपनी भाषा का पालन कर सकते हैं, अपने त्यौहार मना सकते हैं, अपने धर्म के पालन कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, तो यहाँ दिया गया है सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसी से रिलेटेड जुड़े जुड़े अन्य शब्द दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक चुनना रहेगा। तो अगर आप किताब से पढ़े हैं, समझ कर पढ़े हैं, तो आपको वहाँ पे ये काम आएंगे। जहाँ लोग बिना भेदभाव को अपने धर्म का पालन करते हैं और हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है।
असमानता, इस बात को इस बात से रिलेट कीजिएगा कि एक दशरथ माझी के नाम से एक फिल्म बनी थी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग किया है। और जिस समय आज़ाद हुआ देश और कानून बन गया कि सभी समान हैं, तो जिस समय आग को मुखिया जी को छूते हैं उसके बाद जो उनकी पिटाई होती है, तो आप देख सकते हैं कि कानून बनना अलग बात है और उसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना और लोगों को स्वीकार कर लेना। तो आज भी 70 साल बीत गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से समाज में असमानता को आप देख सकते हैं कि किस तरीके आज भी आपको देखने को मिलेंगे। वही बात यहाँ लिखा रहा है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उसके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा प्रस्तावना यानी उद्देश्य दिया गया है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कई एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो इसको हर किताब के अब में आपको एनसीईआरटी में ये देखने को मिलेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति एवं विश्वास एवं धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब पे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर इस संविधान को अंगीकृत कर अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। किस दिन? 26 जनवरी 1949 को। ये हमारा प्रस्तावना है। अब इसका अभ्यास प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं जो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर किन्हीं को इस तरीके का चाहिए तो कमेंट बॉक्स करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग देंगे।